ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा हो गया था। फिर हमने बात करी थी इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और मैंने आपसे बोला था कि मैं ये एक ही एक्सिस पर 5 ग्राफ बना देता हूँ, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस पर। ठीक है, और आपसे बोला था मैंने इन पांचों ग्राफों की डिटेल्स बताना मुझे। ठीक है, क्या क्या थे ग्राफ, 1 2 3 4 एंड 5। क्या क्या सिचुएशन थी? पहले केस में क्या था, थीटा जीरो। थीटा जीरो तो वेलोसिटी क्या हो गई थी पहले केस में, कांस्टेंट। ये मैंने होमवर्क दिया था आई थिंक लास्ट क्लास में। एक्सलेशन कितना हो गया था, जीरो। सेकंड केस में क्या है आपका, थीटा कांस्टेंट। और थीटा कांस्टेंट तो एक्सलेशन भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सलेशन। थर्ड केस में क्या बोला था, थीटा डिक्रीज विद टाइम। थीटा डिक्रीज विद टाइम। और जब थीटा डिक्रीज करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सलेशन डिक्रीज विद टाइम बट नॉट रिटार्डेशन। एक्सलेशन का कम होना क्या नहीं कहलाता, रिटार्डेशन नहीं कहलाता। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था आपसे, ठीक है, बट नॉट रिटार्डेशन। नंबर 4 में क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज विद टाइम। थीटा इंक्रीज विद टाइम, तो उसके साथ साथ एक्सलेशन भी क्या हो रहा है आपका, एक्सलेशन इंक्रीज विद टाइम। एक्सलेशन भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। और नंबर 5 केस में क्या था, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में एक्सलेशन निगेटिव तो है बट कांस्टेंट है। और यहाँ जब एक्सलेशन निगेटिव हुआ तो इसे ही हमने क्या बोल दिया गया, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन। यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन, या रिटार्डेशन बोल देते हैं, रिटार्डिंग मोशन। ये पांचों के पांचों केस समझ में आए ना सबको, बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर है केस? अच्छा, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं चैप्टर 3 के, उसमें मैंने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करा रखी है आपकी, देखिए आप में से किसी ने अभी तक नहीं? चलिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, चलिए। अभी हमने टॉपिक पढ़ा भी नहीं है ना, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व के लिए लिमिटेड है आपका, एक ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे हम, केवल दो ही कर्व ऑब्जर्व करेंगे एक्सेलेरेशन टाइम के लिए। ये एक्सेलेरेशन एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। अगर मान लीजिए इसके पैरेलल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन क्या है, टाइम के पावर जीरो के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। इस सिचुएशन में क्या आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में है क्या है आपका, ये थीटा एंगल अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो जो सेकंड वाली कंडीशन होगी उसमें क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ठीक है, एक्स, सभी को क्लियर है एक्सेलरेशन के दोनों कर्व? ओके, चलिए। अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। और इसमें जो ग्राफ है ये आपका एग्जाम्स में डायरेक्ट बनाने के लिए भी आता है। इसमें जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका डायरेक्ट एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और किसके लिए, बेसिकली और यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इसके लिए बात करेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ पहले। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी है u, और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है, ठीक है। और फाइनली टाइम कितना है, 0 है। और इनिशियल टाइम कितना है, 0, सॉरी, यहाँ पर फाइन टाइम कितना है, t है। और इनिशियल टाइम कितना है आपका, 0 है। इस तरीके से मैं इसे मिला देता हूँ, नेमिंग कर देते हैं इसका। इसको a बोल देते हैं, b, c, d, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, e। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स हमने बना दिए। आप सब जानते हैं ये क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। आई थिंक ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कॉपी में नहीं है, तो इसलिए लिख लेंगे इसे जरूर, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप्स कराऊंगा आपको इसमें। हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
कॉपी में है शायद, हाँ ठीक है, नोट्स में भी है ये आपके, ग्राफ के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बन गया इस तरीके से। अब देखना, बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले निकालता हूँ फर्स्ट केस। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम कर्व है, मेरे पास ये वेलोसिटी है एक्सिस और ये क्या एक्सिस है, टाइम एक्सिस। मुझे इस वेलोसिटी टाइम कर्व से एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए डी, सॉरी ई डी। ग्राफ क्या है यहाँ पर आपका, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने नेमिंग करी है, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ है ई टी, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप निकालना है इसका। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, देखो, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस, टेन थीटा इसका सुपरपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये कितना होगा, यहाँ तक तो है v, यहाँ तक है u, तो ये कितना बचेगा v माइनस यू। और ये कितना बचेगा t माइनस जीरो। सही है, कितना हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई कितना, t माइनस जीरो। इधर क्या है, एक्सलेशन। तो यहाँ से v इजकल टू कितना आ गया, u प्लस ए टी। ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है, राइट, ठीक है। सबको क्लियर है ना, फर्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, बोलो जल्दी से भाई सभी लोग। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन, सेकंड के लिए हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व। अब अगर मैं इस कर्व के नीचे के पोर्शन को देखूं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपका, ए बी सी ई, ए बी सी ई। इन दोनों के एरिया को जब मैं ऐड करूंगा तो एरिया अंडर द कर्व आपका मैं कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत ध्यान समझना, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बेस कितना है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेस है, और हाइट कितनी है, ये है। दैट मीन्स बेस कितना हो गया, टी हो गया, और हाइट कितनी हो गई, वी माइनस सी हो गई, ठीक है। प्लस रेक्टेंगल में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यू है, और ये कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस टी है। तो कितना हो जाएगा, यू मल्टीप्लाइड बाई टी। ये समझ में आई बात सबको, कैसे हुआ बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि सेकंड इक्वेशन को प्रूफ आप किसी भी मेथड से करें, आपको प्रूफ करते समय फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना ही पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, तभी आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, देखिए ध्यान से, कंडीशन कुछ इस तरह से है, दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ, कैसे, v माइनस यू की वैल्यू निकाल देता हूँ, कितनी आ जाएगी, a इंटू टी। देखो u को इस तरफ ले आओ, v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी। इस इक्वेशन को मैं a बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, t एज इट इज रहेगा, v माइनस यू की जगह क्या आ जाएगा, ए टी, और प्लस क्या है आपका u इंटू टी। इधर क्या चल रहा है, एरिया अंडर कर्व s मिलेगा, यहाँ से s इक्वल टू यू टी को पहले लिख लेते हैं, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई, क्लियर है सबको, सेकंड इक्वेशन सभी को समझ में आया क्या हुआ, ओके। नाउ अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे, ये बेसिकली आपने 9th क्लास में भी प्रूफ करी होंगी, माय राइट, 9th क्लास में करी है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस प्रूफ। चलिए थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, आपके लिए यहाँ पर सिर्फ केवल नई जो है वो कैलकुलस मेथड वाली है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। अब बहुत ध्यान देखेंगे, फिर से निकालना है, अब की बार फिर से हम एरिया निकालेंगे, लेकिन जब एरिया लेंगे इस बार ये पूरी की पूरी शेप ट्रपेजियम भी है। ये क्या है, ट्रपेजियम, जिसमें ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है, और इनके बीच की हाइट कितनी है, जितनी ये है यहाँ से यहाँ तक की। एरिया ऑफ ट्रपेजियम ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ट्रपेजियम कितना है, आप क्या है आपका, ई डी बी ए, ई डी बी ए ई, यही होगी कंप्लीट फिगर ट्रपेजियम की। और ट्रपेजियम का एरिया क्या क्या होता है, बताएगा कोई, बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखो
हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए से लेके ई तक, और प्लस इसके पैरेलल कौन है, बी से लेके डी तक। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे पास, ई से लेके सी तक, ई सी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ए ई कितना है, यू है, और बी डी कितना है आपका, बी के बराबर है। बी डी किसके इक्वल है, वी के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई ई सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। फिर से देखो ये जो इक्वेशन ए दिख रही है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो ए को अपॉन में ले जाऊंगा, यूज इक्वेशन ए। फिर से ए का यूज करता हूँ मैं, जैसे मैं इक्वेशन ए का यूज करूंगा तो इधर से क्या चल रहा है आपका एस, हो जाएगा एस इक्वल 1/2 यू प्लस वी को वी प्लस यू भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई टी की कितना आ जाएगा आपका वी माइनस यू अपॉन ए, आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बनना है आपका, 2a को तो इधर ले आओ तो ये 2as हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर प्लस 2as, कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आई इतनी, बोलो जल्दी से, सबको क्लियर है ना इतना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इस तरह से हमने क्या करा, तीनों इक्वेशंस का प्रूफ कर दिया, वन बाय वन देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन के प्रूफ के लिए आपने क्या करा, स्लोप ऑफ द कर्व निकाला। क्या निकाला, सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप निकाला तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। सेकंड के केस में आपने क्या करा, एरिया अंडर द कर्व निकाला, और एरिया आपने किस तरीके से निकाला, ट्राइंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में ब्रेक करके। और थर्ड वाले केस में आपने क्या करा, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला आपने, फॉर्मूला यूज करके हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सभी को क्लियर है तीनों इक्वेशंस, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट पे। चैप्टर का जो लास्ट कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है पहले वो समझ लो। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों के दोनों आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वन बताओ, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, v2 माइनस वी1। आपसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टू बताओ, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, v1 माइनस वी2। v21 क्या होगा, v21 है आपका वेलोसिटी, या कह सकते हैं आप रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू वन। और v12 क्या है आपका, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन, इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू। इतनी चीज क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मोशन, देखो ऐसे कह सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव रिलेशन कहलाता है। और याद हो आपको जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो हमने ये बोला था कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, और ना ही कोई भी आपकी एब्सोल्यूट मोशन में है, ना ही कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही कोई आपकी एब्सोल्यूट मोशन में है। ठीक, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, रिलेटिव रेस्ट एग्जिस्ट करता है, और साथ साथ क्या एग्जिस्ट करता है, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आई, बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। तो अब सिचुएशन क्या है, अब इसे फील करते हैं। अब ये फील कैसे होगा वो समझने वाली बात है। इसे फील करना इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ समझाता हूँ। डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका नॉन लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। उस कंसेप्ट का नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारा का सारा खेल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही है। अभी पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। देखिए ध्यान से, आप लोग सब लोग इस टाइम लेक्चर सुन रहे हैं, और मैं आपसे कहूँ कि आप किस जगह बैठे हैं, आप किस जगह बैठे हैं, तो एक एक बच्चा मुझे जरा बताएगा कहाँ कहाँ बैठा है। सबसे पहले बताएंगी अदिति, आप बताइए।
रूम में बैठे हैं, ठीक है। अंशिका, बताइए। चलिए अर्जुन आप बताइए। अंशिका भी रूम में बैठी हैं। अर्जुन, ध्रुव, मान्या, मिताली, रतुल, ऋषभ, एक एक करके बताओ। अर्जुन कहाँ बैठे हो? रूम में, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ पे? सब रूम में बैठे हैं। एक ऋषभ बैठा है बेड पे, ठीक है। और बाकी? और कोई रह गया भी बताने से? हाँ, ध्रुव कहाँ बैठे हो? नीचे बैठे हो। ध्रुव कहाँ बैठे हो? रूम में बैठे हो तुम भी? देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। रूम तो बहुत बड़ा है। रूम में कहाँ बैठे हो मैंने पूछा है आपकी लोकेशन। आपने कहा रूम में। रूम तो बहुत बड़ा है भाई। हो सकता है आप यहाँ हो, हो सकता है आप यहाँ हो, हो सकता है आप यहाँ हो, हो सकता है आप यहाँ हो। अभी दूसरा ऑप्शन, जो रूम में बेड पड़ा है उस पर ऊपर बैठे हैं हम। बेड वाली सिचुएशन भी सेम सिचुएशन की है। बेड के इस कोने में बैठे हो, इस कोने में बैठे हो, इस कोने में बैठे हो, इस कोने में बैठे हो। दैट मीन्स आप में से किसी ने भी मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई ही नहीं। आप में से किसी भी बच्चे ने मुझे क्या नहीं बताई? अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। तो अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेम कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? एक फ्रेम। फ्रेम क्या होता है ये आपका? जैसे ये क्या है आपका? ये क्या है आपके? तो एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यहाँ से बनेंगे आपके, ठीक। ठीक, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो ये क्या है? एक तरीके का फ्रेम है। तो आप इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बताएंगे। जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई आप इस रूम में कहाँ बैठे हो, तो उसने कहा ठीक है सर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं कि हम इस वाली वॉल से इतने डिस्टेंस पर हैं और इस वाली वॉल से इतने डिस्टेंस पर हैं। तो आपने क्या बता दिए? दोनों कोऑर्डिनेट बता दिए अपने प्लेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपने ये किसके रेस्पेक्ट में बताए? ये जो इधर का फ्रेम था इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही तो बताइए अपने अपनी पोजीशन। तो इस फ्रेम को ही क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? बोलिए जल्दी से। फ्रेम, सबको क्लियर होना फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में क्या होता है? ओके। नाउ अब इसमें सिचुएशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इसे तो डिटेल में आगे बताया जाएगा लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आप सबने न्यूटन्स के लॉ तो पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं आपने? आपने बोला पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। क्या ना किया जाए? कोई भी किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, राइट। देखो ध्यान से, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप से डिवाइड कराया गया है, एक तो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। एक तो आपके इनर्शियल और एक कौन से आपके? नॉन इनर्शियल। क्योंकि बहुत ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट को, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल इन्हीं की बेस पर समझाऊंगा मैं आपको। ऐसे जितनी भी फ्रेम है जहां न्यूटन का, वेयर न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होल्ड, सेकंड लॉ होल्ड। फर्स्ट लॉ तो क्या हो गया? बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सेकंड क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सही बात है ये। और जहां ना हो, नॉट होल्ड, वो सारे फ्रेम कौन से हो जाएंगे? नॉन इनर्शियल हो जाएंगे। वो सारे फ्रेम कैसे हो जाएंगे आपके? नॉन इनर्शियल हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, बताइए जल्दी से। आप जहां बैठे हैं रेस्ट में बैठे हैं, मोशन में बैठे हैं? मोशन कर रहे हैं अभी, बोलो जल्दी से। जल्दी से बताएं भाई आंसर। ये नाम लेके वन बाय वन ही पूछे हम फिर से। आप रेस्ट में बैठे हैं, रेस्ट में बैठे हैं, एक ऑप्शन आया रेस्ट में बैठे हैं, बाकी और कोई कुछ कहना चाहेगा? ध्रुव ने कहा मोशन में है, ठीक है। अभी मैं दोनों से एक्सप्लेनेशन पूछूंगा कि क्यों रेस्ट में और क्यों मोशन में है। चलिए, दो ऑप्शन आ गए, मैंने दो ही ऑप्शन दिए थे, दोनों आ गए। बताइए भाई रेस्ट वाले, रेस्ट में क्यों है आप? बताइए रेस्ट में क्यों हैं आप? क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप एक जगह बैठे हैं, इसलिए आप रेस्ट में हैं, ठीक है। आप बताइए भाई ध्रुव, मोशन में क्यों है? ठीक है, ओके, बिल्कुल।
ठीक है, बस तो यही कंसेप्ट मुझे आपको दिमाग में डालना था। आप रेस्ट में बैठे हैं, लेकिन कब तक? देख, जब आपको कोई यहीं खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देख रहा है, अर्थ पे खड़ा हुआ, अर्थ से जैसे ही बाहर जाएगा कोई व्यक्ति और आपको ऑब्जर्व करेगा, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आप उसे कैसे दिखाई देंगे? दैट मीन्स कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। तो यही सिचुएशन बनती है क्या भाई? मान लो एक बस है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। इस बस में दो सीट हैं और एक व्यक्ति है बैठा, एक व्यक्ति है बैठा। ये बस चल रही है कुछ ए एक्सेलेशन से। जब ये ए एक्सेलेशन से मूव करती है, तो उस सिचुएशन में इस वाले व्यक्ति को ये व्यक्ति रेस्ट में दिखाई देगा, मोशन में दिखाई देगा? पीछे वाला, इस वाले को, ये वाला पीछे वाला, बोलो जल्दी से भाई। रेस्ट में। अगर कोई यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति, वो इसे देख रहा है, ढूंढ रहा है, ये कोई मान लो व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा है, ये इन्हें देख रहा है, तो इसे कैसे दिखाई देंगे ये दोनों? मोशन में। दैट मीन्स सारा खेल किसका है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। सारा खेल किसका है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। आपने जब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ये दोनों एक ही फ्रेम में है। ये जब एक ही फ्रेम में तो है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। और जैसे ही ये बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये फ्रेम कैसा कहलाएगा? नॉन इनर्शियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? नॉन इनर्शियल कहलाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है ना सबको? चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहानी है। आगे बढ़ते हैं। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो देखो हम क्या कह रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से भी इधर जा रहा है, तो जो v12 होगा वो कितना हो जाएगा? v1 माइनस वी टू, वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। और v21 जो होगा वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, वो कितना हो जाएगा आपका? v2 माइनस वी वन। कितना हो जाएगा? अब कंडीशन कहती है कि मान लो कि भाई एक ऑब्जेक्ट तो आपका ऐसे जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। ये v1 है और ये क्या है? v2 है। उस सिचुएशन में v12 कितना होगा? बताओ। देखो समझ लेना बहुत ध्यान से। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, v1 माइनस वी टू। लेकिन जो सेकंड पार्टिकल है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए कैसे लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। जब इस माइनस को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? v1 प्लस वी टू। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वैसा ही ली जाएगी। अगर v21 की बात कर लो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, v2 माइनस वी वन। लेकिन सेकंड पार्टिकल कैसे नेगेटिव में, तो माइनस हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा फिर से? v2 प्लस वी वन। जहाँ ये नेगेटिव साइन क्या गेट करेगा कि नेट वेलोसिटी इज इन कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन। नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आपकी? नेगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। सबको क्लियर है इतना? ठीक है, अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा और इसमें। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो मेरी पॉजिटिव भी रह सकती है, वो निगेटिव भी रह सकती है, और वो क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, दो ऑब्जेक्ट हैं मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरा कैसे दिखाई देगा? रेस्ट, दूसरे को पहला के रेस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देगा या मूव करता हुआ दिखाई देगा? बोलो जल्दी से। रेस्ट में दिखाई देगा। सही बात है ये भाई? कोई इससे सहमत ना हो तो बता दो। एक कार में दो व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठा, तो ये इसे कैसे दिखाई देता है? रेस्ट में। ये इसे कैसे दिखाता है? रेस्ट में। सही बात है। अब मान लो, बहुत ध्यान से समझना भी इस चीज को मेरी। बाइक है दो, एक बाइक ये है, एक बाइक ये है, और दो पर्सन बैठे हैं। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। तो क्या ये दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देंगे? सभी लोग बताएं। ठीक है, सारा खेल फ्रेम का है। देखो आप रियल में करेंगे तो आपको ये मोशन में दिखाई देगा, लेकिन वो मोशन आपकी मोशन के बराबर होगी, जिस वजह से आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो। क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, तो v1 माइनस वी टू, अगर वो कितना आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई?
बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। डिटेल कंसेप्ट तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।